मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंटेंट यहाँ पर पिक करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड 12th में हमारे पास में हम लोगों ने अभी जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट करा वो था सरफेस केमिस्ट्री विच बिलोंग्स फ्रॉम द फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट। एंड अभी जो मैं ले रही हूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काफ़ी इजी सा चैप्टर है ये। बायो के स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी भी रहेगा, बट ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल कंटेंट ही है। बायो के मॉलिक्यूल्स की ही एक केमिकल स्टडी हमें यहाँ पर करनी है, उनका इम्पॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन एंड वेरियस सिमेट्रिक जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है इसका अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो ये भी 5 मार्क्स का वेटेज जो है हमारा रखता है। तो इजी है, शॉर्ट चैप्टर है, बट इसका जो वेटेज है वो एक लॉन्ग चैप्टर के जितना ही है। तो इसे हम लोग केयरफुली यहाँ पर पढ़ें। इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, इंट्रोडक्शन क्या है हमारे इस चैप्टर का। तो देखिए, बायो मॉलिक्यूल्स होता क्या है, नाम से ही पता चलता है। बायो मीन्स लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन होता है या एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमने यहाँ पर यूज़ करा है, तो उस रॉ मटेरियल में एक यूनिट या हम कह सकते हैं उस रॉ मटेरियल को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे तो बायो मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे टाइप हैं, बट कंबाइनली अगर मैं कहूँ कि ये सब क्या है तो दे ऑल आर बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पजेस द कैपेसिटी और विच पजेस द पावर टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का पावर होता है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, हम इसको बोल सकते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का पावर होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें तो बायो मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है ना, बहुत सारे हमारे टाइप है इसके बायो मॉलिक्यूल के। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट को CBHD, दैन प्रोटीन, दैन विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दैन फैट, उसके बाद एंजाइम्स, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं की एक्टिविटी के कारण मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ना सिर्फ इन द फंक्शन बल्कि क्रिएशन, है ना, इनका जो इम्पोर्टेंट काम है क्रिएशन करवाना ऑर्गेनिज्म का, प्लस उसकी बॉडी के अंदर फंक्शन कराना। तो आज हमारी बॉडी जो भी है वो किसके कारण बनी हुई है, ड्यू टू दिस बायोमॉलिक्यूल। और बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू दिस बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो बायोमॉलिक्यूल हैं इनकी फंक्शनिंग एंड देयर क्रिएशन, ये दोनों ही चीज़ के कारण ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस जो चल रही है वो प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर बताई है। अभी जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लाइक मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा है, मैंने प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये इटसेल्फ वर्ड का हम लोगों को डिटेल पढ़ना है यहाँ पर। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सिमिलरली फॉर प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनका अपना अपना जो फंक्शन है वो मुझे यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो पहली थिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहली थिंग जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की जब आप स्पेलिंग पढ़ रहे हैं तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मतलब वाटर। तो बहुत पहले ये माना जाता था, बहुत पहले इन द सेंस जब हमारा IUPAC सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले ये माना जाता था कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ वाटर देन कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस नहीं, कुछ जो फार्मूलाज हमारे होते हैं उन फार्मूलाज के थ्रू हम लोग यही मानते थे कि भाई जो
कॉम्बिनेशन हुआ है वो कुछ इसी कारण हुआ है ना। जैसे एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोगों को सभी को फार्मूला पता है, C6H12O6, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालूं तो वो रेशो क्या निकलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन 1 टाइम है, हाइड्रोजन उसका 2 टाइम है एंड ऑक्सीजन अगेन का है उसका 1 टाइम है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशो है 1:2:1 है, ठीक है। तो हम ये बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इन सब जब कार्बन ने वाटर से रिएक्शन करी होगी तो क्या बन गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी थे जिनका फार्मूला तो इस रेशो को फॉलो कर रहा था, बट उसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट से सिमिलरिटी शो करने वाली नहीं थी। लाइक दिस इज एसिटिक एसिड और विनेगर, है ना, एक सिंपल सा वीक एसिड है ये। अब इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए 2 है हमारे पास में कार्बन, 4 है हमारे पास में हाइड्रोजन एंड अगेन 2 है हमारे पास में ऑक्सीजन। तो कार्बन को अगर हम लिख दें 2, हाइड्रोजन को अगर हम लिख दें 4 एंड ऑक्सीजन को लिखते हैं हम 2, एंड अपॉन सिंप्लीफाइंग द रेशो हमें मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1। तो रेशो तो वही है जो ऊपर कार्बोहाइड्रेट के अंदर था। तो जब ये इस तरह का रेशो या इस तरह के एसिड से सिमिलरिटी होने लग गई तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट थी जो हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, मतलब एक ऐसी डेफिनेशन जिसकी हेल्प से किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हम एक्सप्लेन कर सकें, है ना। कोई एम्बिगिटी नहीं होनी थी उसके अंदर की मल्टीपल उसके अंदर कोई फीचर्स आ रहे हैं या मल्टीपल सब्सटेंस जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो प्रॉपर हमें एक सुटेबल डेफिनेशन चाहिए थी, जो आफ्टर 1965 हमें वो डेफिनेशन मिल पाई। तो वो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि एज़ पर IUPAC डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या है हमारी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग देखें, पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेनली प्लांट्स और के थ्रू बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एक नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर के अंदर हमें मिलता है। अगर हम कहें कि जो लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है, कि जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का, वो किसके कारण बना हुआ है, तो इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। ऐसा बहुत सारा हम लोग कह सकते हैं हमारी अर्थ पे ऐसी स्पेस है जो प्लांट्स के कारण कवर हुई है। तो प्लांट्स का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो प्लांट्स इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज ऑल्सो काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड जो प्लांट्स होते हैं उनके फूड के फॉर्म में बनता है यहाँ पर ग्लूकोज और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन्हीं प्लांट्स को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वही केमिकल फार्मूला हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से पूरी ये हमारी जो इकोसिस्टम है इसे रन करने वाला, या हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे रन करने वाला जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसकी इसी यूटिलिटी के कारण, इसकी एनर्जी प्रोवाइडिंग कैपेसिटी के कारण हम कार्बोहाइड्रेट को बायोफ्यूल भी कहते हैं। बायोफ्यूल मतलब बॉडी में जितनी भी प्रोसेस चलती हैं उन प्रोसेस को रन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट ही हमारे लिए बायोफ्यूल है, या हमारे लिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी बॉडी का फ्यूल है, जिसे कंज्यूम किए बिना, जिसे गेन करे बिना हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसके मैंने ऑकरेंस के बारे में आपको बताया कि कितना ज़्यादा हर जगह प्रेजेंट होता है। अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल देखें, लाइक कैन शुगर कैन भी हम इसे बोलते हैं, ग्लूकोज से स्टार्च है, इन सभी का जनरल फार्मूला जो होता है, हम कहें कि एक एम्पिरिकल फार्मूला जिससे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो देखिए वो क्या होता है, CXH2Y एंड OY। C हमारा X होगा, H2Y होगा एंड O भी क्या होगा, हमारा Y होगा। ये जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हम लोग कहें कि जो फार्मूला है उसमें एक एक्सेप्शन दिया, और ये चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं कि कुछ स्टैंडर्ड से हटकर जो होता है वो कई बार हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या स्टैंडर्ड है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये फार्मूला जो है हर ग्लूकोज या हर कार्बोहाइड्रेट इसको फॉलो करेगा, बट एक शुगर है हमारे पास में, दैट इज़
H12O5, इसे हम बोलते हैं रैमनोस, है ना। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, बट ये जो है हमारी डेफिनेशन में या हमारे इस फार्मूले के अंदर फिट नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरह का डिडक्टिव प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं इसके बनने के दौरान पानी का मॉलिक्यूल क्या हो गया था, रिलीज़ हो गया था, इसलिए ये जो डेफिनेशन है हमारी ये पूरी तरह से प्रॉपर नहीं रहती कुछ फार्मूलाज के लिए, बट फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे तो केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy, chemically carbohydrates are polyhydroxy aldehyde or ketone, polyhydroxy aldehyde or ketone, or the compound which produce such unit on hydrolysis, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो एज पर डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अभी ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड मैं आपको बाद में डील करूँगी। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, या तो हम कह सकते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ द स्पीशीज, मीन्स वो कंपाउंड जिन्हें लाइक कोई भी कंपाउंड है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पर या तो मुझे एल्डिहाइड ग्रुप प्रोवाइड कर दे या फिर क्या कर दे यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रोवाइड कर दे। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसलिए इन्हें शुगर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द शुगर जो होती हैं, मतलब शुगर जो होती हैं जो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट की ही कैटेगरी के अंदर होती हैं। हमारे घर के अंदर जो हम शुगर यूज़ करते हैं दैट इज़ वाइट शुगर, ये जो होती है ये कैन शुगर से ही बनता है, इसे हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें तो जितने भी नेचर में मिलने वाले सब्सटेंस हैं, भले वो स्वीट नहीं भी लग रहे हैं, टेस्ट उनका स्वीट नहीं भी आ रहा है, तो भी वो क्या होते हैं यहाँ पर शुगर कंटेनिंग होते हैं। लाइक स्टार्च आलू में प्रेजेंट होता है, तो आलू खाते से अगर रॉ फॉर्म के अंदर आप आलू खाएंगे तो आलू में कोई स्वीट टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो कंबाइंड फॉर्म में। बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस अगर हमने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर मीठा लगने लग जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद में शुगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। सिंपल शुगर जो होती हैं लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वो ऑलवेज स्वीटर इन टेस्ट होती हैं, ठीक है, स्वीटेस्ट टेस्ट की होती हैं। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो दे आर एल्डो और कीटो डेरिवेटिव ऑफ द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए सोर्स में आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो जो सोर्सेज की बात है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, उन प्लांट्स का जो हम कहें कि जो क्रिएशन हुआ है या बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है वो किससे बना हुआ है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से बना है। तो सारे प्लांट्स जो हैं, फ्रूट में जो शुगर पाई जाती है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तरह तरह की शुगर आप लोगों ने सुनी होगी, लाइक कैन शुगर के अंदर सुक्रोज होता है, हनी होता है, हनी के अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है। ऐसी तरह तरह की शुगर जो हैं, तो दे ऑल आर द प्लांट प्रोडक्ट। तो प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर भी शुगर बनती है, बट दे ऑल आर डिराइव शुगर, मतलब कहीं ना कहीं उनका जो सोर्स है वो किससे निकला हुआ है, प्लांट से ही निकला हुआ है। तो सोर्सेस में हम लोग प्लांट यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे तरीके हैं। अगली जो मेरी हेडिंग है यहाँ पर वो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमारा जो पहला तरीका है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं तो उन्हें हम लोग बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। पहला जो मेरा क्लासिफिकेशन है वो कैसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस।
मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद में कौन सी यूनिट मुझे देखने को मिलेगी, इस बिहेवियर की बेसिस पर हम लोग हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इस टर्म को जरा सा हम लोग समझें तो समझेंगे आप लोग। सपोज कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉलीमर है ना, एक बिग मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है यहाँ पर। और इतने बड़े मॉलिक्यूल को जब मैं हाइड्रोलाइज करूँगी, मीन्स पानी का मॉलिक्यूल देकर मैं क्या करूँगी, जब इसे ब्रेक करूँगी तो ब्रेक करने पर क्या मिलेगा, मुझे छोटी छोटी यूनिट्स मिलेंगी। तो वो छोटी यूनिट्स जो मुझे मिल रही हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मुझे मेरे पास एक हैवी मॉलिक्यूल है ना, ये हैवी मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिखा। और ये जो हैवी मॉलिक्यूल है इससे मैं पॉलीमर कहूँगी, ये जो मॉलिक्यूल है इसे मैं क्या कहूँ यहाँ पर, पॉलीमर कहूँ। ठीक है, जब मैं इसे ब्रेक कर रही हूँ बाय प्रोवाइडिंग वाटर में क्या कर रही हूँ, इसे ब्रेक करूँगी। तो ब्रेक करने पर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे छोटी छोटी यूनिट्स मिल रही हैं। अब यूनिट्स कितनी छोटी हो गई हैं, सपोज करो किसी पॉलीमर को ब्रेक करा और मुझे एक सिंगल यूनिट मिली, है ना। किसी पॉलीमर को मैंने ब्रेक करा एंड मुझे 2 यूनिट मिल रही हैं आपस में कंबाइन होती हुई, या मुझे 2 से लेकर 10 यूनिट तक है, मैंने 2 यूनिट बनाई हैं, ऐसी 10 यूनिट तक आपस में कंबाइन हुई मिल रही हैं। या फिर मुझे 10 यूनिट से बड़ा कोई साइज, यानी कि 10 यूनिट से बड़ा कोई साइड, यानी कि 11 एंड सो ऑन 1000 यूनिट तक या 10,000 यूनिट तक अगर मुझे कुछ कंबाइन करता हुआ मिल रहा है तो मैं उसको क्या कहूँगी। तो अगर मैं हैवी मॉलिक्यूल्स को, पॉलीमर को ब्रेक कर रही हूँ पानी का मॉलिक्यूल देके, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, और मुझे एक सिंपल सी यूनिट, एक सिंगल यूनिट मिल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। उस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनोसैकेराइड। ठीक है, वहीं अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ और मुझे 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की यूनिट यहाँ पर मिल रही है, मतलब कभी कभी 2 यूनिट आपस में जुड़ी हैं, कभी 2 या की जगह 3 जुड़ी हुई हैं, कभी 4 जुड़ी हैं, कभी 5 जुड़ी हैं, ऐसे 2 से लेकर 10 तक का नंबर अगर मिल रहा है तो उस तरह के जो सैकेराइड से उन्हें मैं कहूँगी ऑलिगोसैकेराइड। एंड अगर 10 से ज़्यादा कोई नंबर मुझे मिल रहा है, 10 से आगे अगर मुझे यहाँ पर 10 से ज़्यादा अगर मुझे 11, 12, 13, 14 ऐसी कोई यहाँ पर नंबर मिल रहा है, तो 13, 14 मीन्स 1000 तक, इवन 10,000 तक का भी नंबर जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे 3 क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये मैंने क्लासिफिकेशन तो आपको बताया, बट इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, स्पेशली मोनोसैकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो अभी जो मैं आपको चार्ट यहाँ पर एक बनाकर बता रही हूँ, और उस चार्ट की बेसिस पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि मोनो और डाई और ऑलिगोसैकेराइड यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहला है यहाँ पर, मैं अगेन लिख रही हूँ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस यूनिट मैंने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा। फर्स्ट वन इज़ मोनोसैकेराइड, फर्स्ट जो फॉर्म है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, मोनोसैकेराइड। अब देखिए मोनोसैकेराइड को समझिए यहाँ पर कि मोनोसैकेराइड क्या होगा। मोनो मतलब सिंगल एंड सैकेराइड मतलब शुगर। मोनो मतलब क्या होगा यहाँ पर, सिंगल, एंड सैकेराइड मतलब क्या होगा यहाँ पर, शुगर। दैट मीन्स कि सिंगल शुगर, है ना। दोज आर कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस सिंगल शुगर। मतलब कोई बड़ी सी यूनिट को मैंने तोड़ा और तोड़ने के बाद मुझे उसकी एक छोटी एंटाइटी मिल गई विच इज़ सफिशिएंटली कैपेबल टू शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द शुगर केमिकली एंड फिजिकली एज वेल। दैट पर्टिकुलर यूनिट इज़ नोन एज मोनोसैकेराइड और सिंगल शुगर। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो आप देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में भी समझ लो। सपोज करो ऐसी बड़ी सी यूनिट को मैंने क्या करा था, ब्रेक करा था। ये इटसेल्फ अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, बट तोड़ने के बाद मेरे को क्या मिली, एक सिंगल यूनिट। ठीक है, एक छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स मुझे मिल रही हैं। तो जो प्रॉपर्टी शुगर की इसमें थी, जो केमिकल नेचर शुगर का इसमें था, वही केमिकल नेचर मुझे यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये जो छोटी छोटी एंटाइटीज़ मैंने बनाई हैं, इन्हें मैं बोल रही हूँ मोनोसैकेराइड। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द सिंपल शुगर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, मोनो मतलब अगेन सिंगल एंड सैकेराइड मतलब शुगर। अगर मैं डेफिनेशन उसकी और कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करते टू ऑब्टेन अ सिंगल और सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, मतलब जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा, ये अपने आप की जो शुगर लाइक प्रॉपर्टीज़ है इन्हें क्या कर लेगा, लॉस कर देगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है टू ऑब्टेन द मोनोसैकेराइड, टू ऑब्टेन द इवन सिंपल यूनिट, तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस,
गैलेक्टोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब मोनोसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस, देखिए मोनोसैकेराइड को मैं इतना ही रख कर करती हूँ क्योंकि आगे मुझे मोनोसैकेराइड के 2 और क्लासिफिकेशन करना है, विच इज़ बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड विच इज़ बेस्ड अपॉन कार्बन नंबर एटम, है ना। तो सिंपल मोनोसैकेराइड को अभी मैंने इतना ही करा। अब मैं इसका कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट आपको बताती हूँ, जो कि मैंने कहा था ओलिगोसैकेराइड। जब हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने के बाद में हमें सपोज करो 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन मिल रही हैं, या सपोज वी हैव 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, तो भी क्या बनती हैं हमारी कुछ केमिकल स्पीशीज़ या टाइप ऑफ शुगर बनती हैं। तो सेकंड जो हमारा कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज ओलिगोसैकेराइड। सेकंड जो कैटेगरी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। तो जब 2 यूनिट बनती है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे हम लोग डाइसैकेराइड, ठीक है। 3 यूनिट अगर हो जाएगी तो डाई की जगह लग जाएगा ट्राइसैकेराइड, 4 यूनिट हो जाएंगी तो बन जाएगा टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। बट केमिकली हम लोग देखें या हम लोग प्रैक्टिकल इसकी यूटिलिटी को देखते हुए ये देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो हमारा डाइसैकेराइड होता है, यानी कि 2 यूनिट जब आपस में कंबाइन होती हैं, यही चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा वायबल होती हैं, यही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसलिए स्पेशली डाइसैकेराइड को हम यहाँ पर डील करेंगे, अदर किसी जो टाइप ऑफ शुगर है उसे हम लोग यहाँ पर डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो डाइसैकेराइड मतलब 2 एंटाइटीज जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो बनने वाली शुगर क्या कहलाती है? डाइसैकेराइड कहलाती है। अब यहाँ पर 2 शुगर है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड को जब ऐड कर दिया तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइसैकेराइड मुझे मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल है जो हमें यहाँ पर डील करना है, लाइक लैक्टोज है हमारे पास में सुक्रोज है एंड वन मोर थिंग माल्टोज है, ठीक है। तो लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर, मिल्क में जो स्वीटनेस होती है इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। सुक्रोज इज़ कैन शुगर, में जो शुगर कैन होता है गन्ना जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। एंड माल्टोज इज़ ए माल्ट, यानी कि सीरियल शुगर, जो अनाज होता है लाइक गेहूँ है, चावल है, इनमें जो स्वीटनेस होती है वो कौन सी होती है? माल्टोज के कारण होती है। तो ओलिगोसैकेराइड इज़ disaccharide, among the oligosaccharide, disaccharide is the most important concept of that chapter, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी विद फार्मूला, विद फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन एंड रेसिडुअल प्रोडक्ट, देयर केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। नाउ थर्ड जो हमें पार्ट पढ़ना है वो है यहाँ पर पॉलीसैकेराइड। थर्ड जो पार्ट है वो है पॉलीसैकेराइड। अब देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होगा? जब मल्टीपल शुगर आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जैसे अबो 10 के ऊपर 11, 12, 13, 14, और एज़ पर द नीड और एज़ पर द कॉम्प्लेक्सिटी वो नंबर 1000, 10,000 तक भी चला जाता है। तो वो जो कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं इस तरह के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ बनती है, ये चीज़ कहलाती है हमारी यहाँ पर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जब लार्ज नंबर की मोनोसैकेराइड यूनिट्स यहाँ पर कंबाइन होती हैं तो बनता है यहाँ पर पॉलीसैकेराइड। कुछ एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर तो ये स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। मैंने नंबर आपको बता ही दिया है कितना नंबर कंबाइन होता है। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे किसके यहाँ पर? पॉलीसैकेराइड के, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड को ऐसे देखो तो दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, है ना, क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होती है तो इनमें कहीं ना कहीं अपनी स्वीटनेस का लॉस हो जाता है, इसलिए कई बार इन्हें नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड इज ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर, क्योंकि स्वीट नेचर नहीं होता ना इनका, लाइक स्टार्च है जो मैंने अभी पोटैटो का आपको एग्जांपल दिया था। तो पॉलीसैकेराइड जो है ये जनरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, है ना। अब पॉलीसैकेराइड जो है ये भी हम लोग 2 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। दे मे बी होमोपॉलीसैकेराइड, दे मे बी होमोपॉलीसैकेराइड और दे मे बी हीटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड एंड हीटेरोपॉलीसैकेराइड। अब देखिए होमो मतलब क्या होगा? जब एक ही टाइप की यूनिट्स मिलकर क्या करती हैं यहाँ पर किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं, लाइक जो यूनिट्स कंबाइन हो रही हैं वो कैसी हैं? सेम है, एक जैसी यूनिट्स कंबाइन होती है तो बनता है होमोपॉलीसैकेराइड, लाइक स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो ये हमारा होमोपॉलीसैकेराइड हो जाता है। और अगर पॉलीसैकेराइड या शुगर यूनिट के साथ में कुछ और सब्सटेंस आकर जुड़ जाएगा, सर्टेन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाएंगे, तो वो सब्सटेंस हमारा हीटेरोपॉलीसैकेराइड बनाता है, ठीक है। बट अभी हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ ये जो सिंपल क्लासिफिकेशन है, फ्रंट बेस्ड लाइन का जो क्लासिफिकेशन है उस पर ही फोकस करना है। ये चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाएंगी इसलिए हम पर फोकस नहीं करना है, बट इन्फॉर्मेटिव जो था मैंने आपको पर बता दिया। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन देखा है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ अगेन मोनोसैकेराइड पर, कि मोनोसैकेराइड का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप,
किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। मैं इसको लाइन कर दूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर हम लोग हमारे मोनोसेकेराइड को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दे मे बी, जो मोनोसेकेराइड ऐसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दे मे बी एल्डो शुगर, वो क्या हो सकती है यहाँ पर? एल्डो शुगर, या फिर वो क्या हो सकती है यहाँ पर? कीटो शुगर हो सकती हैं। एल्डो शुगर या कीटो शुगर। अब देखो, एल्डो शुगर मीन्स दो शुगर विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, एंड दो शुगर विच कंटेन कीटोन ग्रुप। तो दो शुगर विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप इज नोन एज एल्डो शुगर, एंड विच कंटेन कीटोन ग्रुप इज नोन एज कीटो शुगर। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर ले सकती हूँ अगेन ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का। यहाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ ग्लूकोज का। एल्डो शुगर में एग्जांपल लिया मैंने ग्लूकोज का, एंड कीटो शुगर में एग्जांपल लिया मैंने किसका? फ्रुक्टोज का। अब देखिए, इसके बारे में एक चीज़ हम लोग पढ़ें कि भाई ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखें हम लोग कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इतनी क्या सिमिलरिटी है और ये किस वे में अलग है। जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है दैट इज़ एल्डो शुगर। ग्लूकोज क्या है? हमारी एल्डो शुगर है। यानी कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो हमने क्या लिखा? हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C6H12O6। अब इस फार्मूले को अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में बांटती हूँ यहाँ पर, या स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूँगी तो ये कैसा होगा? ये देखिए ऐसा होगा, C6CHO, है ना, प्राइम पोजीशन पे कार्बन नंबर 1 पे CHO लिखा, देन 4 टाइम लिखती हूँ मैं CHOH, कार्बन 1 हैंड पर हाइड्रोजन एंड 1 हैंड पर OH, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ऐसा 4 टाइम होता है, ठीक है। एंड फाइनली 6th जो पोजीशन होता है उसके पास में अगेन होता है अल्कोहलिक ग्रुप। तो जब ऐसी शुगर जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, ये ग्रुप कौन सा कहलाता है? हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो दो शुगर विच कंटेन एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डो शुगर, है ना। तो यहाँ फार्मूला है मेरा C6H12O6, और ये जो शुगर है इसे हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज एल्डो शुगर। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? एल्डो शुगर, ठीक है। नाउ सेकेंड इज फ्रुक्टोज। इसी के बारे में अगली बात करें हम लोग, सेकेंड चीज़ हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज का क्या फार्मूला है? तो अगेन C6H12O6, ठीक है। अब देखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जब आप फार्मूला देखेंगे तो द फार्मूला विल रिमेन सेम, द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल रिमेन सेम, बट स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच the molecular formula of the compound is similar but their structural formula is different, and due to difference in structural formula their chemical property is also different. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि fructose and glucose both are the isomer of each other। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो आइसोमर हम लोग लेते हैं, सपोज हमने ग्लूकोज लिया तो पॉसिबल है वो फ्रुक्टोज में बदल जाए, या फ्रुक्टोज लिया है तो पॉसिबल है वो किस में बदल जाए? यहाँ पर ग्लूकोज में बदल जाए, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में हमने बात की। अब देखिए, फ्रुक्टोज की अगर मैं बात करूँ, फ्रुक्टोज का मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा, मैं कह रही हूँ फ्रुक्टोज इज़ अ कीटो शुगर। फ्रुक्टोज कैसी शुगर है हमारी यहाँ पर? कीटो शुगर है। क्यों कीटो शुगर है? क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो कीटोन ग्रुप का है। लाइक मैं फार्मूला लिख रही हूँ, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है, मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रही हूँ। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कार्बन नंबर 1 पर CHOH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप, अगेन 3 टाइम्स CHOH, टोटल हो गया 5 कार्बन, एंड फाइनली CH2OH, ये 6 कार्बन होगा। आप देख रहे हैं पोजीशन नंबर 2 पर कौन सा ग्रुप आ गया? कीटोन। अब क्योंकि कीटोन जो है वो डाइवेलेंट ग्रुप होता है, इसलिए मुझे इसको मिडिल ऑफ द चेन रखना पड़ा, या सेकंड लास्ट पोजीशन पर रखना पड़ा। तो आप अगर काउंट करेंगे तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। फार्मूला सेम है बट ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप फ्रुक्टोज जो है वो किसी शुगर हो गई, यहाँ पर कीटो शुगर हो गई है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स आर ऑफ 2 टाइप, दे मे बी एल्डो शुगर और दे मे बी कीटो शुगर, ठीक है। और वन मोर थिंग कि हमारी बॉडी के अंदर एल्डो और कीटो के बीच में एक तरह का चेंजिंग इन फंक्शनल ग्रुप चलता है, या एक तरह का टॉटोमराइजेशन चलता है। इसको आप टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसे हम लोग हमारे सिलेबस के ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये हम लोग वहाँ बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। उसका एक एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
अब वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। क्या होगा क्लासिफिकेशन, तो देखिए अब नेक्स्ट जो मेरा क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड का, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन यूनिट। ठीक है, मतलब एक मोनोसेकेराइड के फॉर्मूले को बनाने में कितनी कार्बन यूनिट्स लगी हुई हैं, या मोनोसेकेराइड को ब्रेक करने पर मोनोसेकेराइड के फॉर्मूले में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पर हम लोग मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड है उसमें कितनी यूनिट के कॉम्बिनेशन से मैंने यहाँ पर शुगर बनाई है, इसकी बेसिस पर भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए एक थिंग है इम्पॉर्टेंट, सपोज सबसे मिनिमम शुगर की अगर मैं बात करूँ, सबसे छोटी शुगर का आपको कोई एग्जांपल पूछता है, तो दैट शुगर इज़ ट्रायोज। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायोज बोलते हैं। इससे छोटी शुगर कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, ट्रायोज का नंबर के हिसाब से नाम है। हम लोग इसका अगर नाम देखें तो दैट इज़ नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रायोज बोलते हैं। फार्मूला क्या होगा मेरा, CHO, CHOH एंड CH2OH। ठीक है, ये 3 कार्बन की शुगर है, इसलिए शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रायोज बोलते हैं। सिमिलरली 4 कार्बन की शुगर की अगर मैं बात करूँ तो 4 कार्बन की जो शुगर है उसको हम टेट्रोज बोलते हैं। ट्रायोज के बारे में और बात करें, सपोज जब हम लोग डाइजेशन करते हैं, जब हमारी प्रोसेस में उस पर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है इनसाइड द सेल, तो जो ग्लूकोज है हमारा वो कितने का होता है, वो 6 कार्बन का होता है ना, 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो जब ये टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल किसके देता है हमें यहाँ पर, ग्लिसरल्डिहाइड के देता है। ठीक है, और यही ग्लिसरल्डिहाइड और ज़्यादा फर्दर डिग्रेडेशन करता है, और उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ग्लिसरल्डिहाइड इज़ द स्मॉलेस्ट शुगर। ठीक है, हमारी जितनी भी शुगर है, पूरा किंगडम जो है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें सबसे छोटी शुगर, सबसे एक्टिव शुगर कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड। और इसलिए सबसे छोटा होने के कारण एज ए रेफरेंस, एज ए स्टैंडर्ड भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, ग्लिसरल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ऊपर आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो जिस तरह से यहाँ आइसोमेरिज्म मतलब ग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म मिल रहा है, वैसे ही हमें इसी का कीटो फॉर्म भी मिलेगा। मतलब ये चीज़ अपने आप को टॉटोमराइज जब कर लेगी तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर कीटोन फॉर्म में। तो कीटोन फॉर्म का जो नाम है वो कहलाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहलाएगा, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एल्डो फॉर्म है वो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म एल्डो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सेकंड जो मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ दैट इज़ टेट्रोस। टेट्रा मतलब होता है 4 कार्बन। जब हमारी ऐसी यूनिट जिसमें कि 4 कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं और मिलकर एक मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कहलाता है टेट्रोस। एग्जाम्पल है अपना एरिथ्रोस। जो शुगर है वो शुगर क्या कहलाएगी, एरिथ्रोस। एरिथ्रोस मतलब इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं ना, ब्लड को हम RBC बोलते हैं। तो RBC में नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी कि इरिथ्रोसाइट। तो जो ब्लड के अंदर स्वीटनेस होती है, दिस स्वीटनेस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एरिथ्रोस शुगर। तो सेम फार्मूला रहेगा ऊपर की तरह हमारा, बट एक CHOH का नंबर चेंज हो जाएगा। तो जो एरिथ्रोस है उसका फार्मूला अगर मैं लिखूँ केमिकल फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, CHOH 2 टाइम एंड CH2OH, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एरिथ्रोस का। तो ये हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। ऐसे करके टेट्रोस, ट्रायोस की बात करी। अब पेंटोस की हम लोग और बात कर लें। अगली जो शुगर है हमारी वो शुगर कहलाएगी यहाँ पर पेंटोस। पेंटोस मतलब क्या होता है यहाँ पर 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई शुगर। और पेंटोस जो होती है उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर राइबोस। ठीक है, यानी कि ऐसी शुगर जो कि 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई है। और ये जो शुगर होती है हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लाइक हमारी बॉडी में हमें पता है कि DNA और RNA है, इसे बनाने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दैट डीऑक्सी और राइबो वर्ड जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है शुगर से। नाउ नेक्स्ट हेक्सोस। हेक्सोस मतलब होता है 6 कार्बन की शुगर। इसे हम लोग राइबोस में जैसे एग्जांपल लिया था वैसे ही हम बोल सकते हैं ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये कुछ एग्जांपल है हमारे किसके, हेक्सोस के। ठीक है, तो ये जो शुगर है हमारी हेक्सोस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं,
ये जो शुगर होती है हमारी बॉडी का मेन फ्यूल होती है, हमारा बायोफ्यूल होती है। जो एनर्जी आज हमारी बॉडी के अंदर है, जो भी फंक्शनिंग हम लोग कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस हेक्टोज शुगर। ठीक है, तो इन दिस में मैंने मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई करा। ठीक, मतलब अभी तक की जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जनरल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन कार्बोहाइड्रेट का फर्दर क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस यूनिट, एंड देन further classification of monosaccharide upon two bases. First basis is on the basis of functional group, and second basis is upon the number of the carbon atom they have. ठीक है, तो ये इतना क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग इसमें इनका यूज़ पढ़ेंगे एंड सम प्रॉपर्टी, सम केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं हम डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट की।